ये नतीजे साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि महायुति गठबंधन एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी का सत्ता में लौटने का सपना टूट चुका है। बीजेपी की आंधी में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति को बड़ा झटका लगा है। हालात इतने खराब हैं कि दोनों दिग्गज विपक्ष के नेता बनने लायक भी नहीं रह गए हैं। ये जीत न केवल गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि विपक्ष की कमजोर रणनीति और मतदाताओं के साथ जुड़ाव की कमी को भी उजागर करती है। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी के साथ मजबूत चुनावी जमीनी काम किया, जिससे विपक्ष का प्रदर्शन फीका पड़ गया। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव किसी बड़े झटके से कम नहीं रहा। उनका गुट लगभग हाशिए पर चला गया है और पार्टी के लिए विपक्ष के नेता की भूमिका निभाना भी चुनौती बन गया है। उद्धव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पार्टी उनके नेतृत्व में लगातार कमजोर हो रही है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के शरद पवार, जो राज्य की राजनीति में एक मजबूत शख्सियत माने जाते थे, इस बार पूरी तरह से लड़खड़ा गए। उनके गुट को महायुति से अलग होकर चलने का खामियाजा भुगतना पड़ा और ये हार उनके राजनीतिक करियर पर भी सवालिया निशान लगा रही है। सवाल यही है कि उद्धव पवार की इस हालत के लिए कौन कसूरवार हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें इस जीत का हीरो भी कहा जा रहा है, उन्होंने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए। इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहां पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी, रामदास अठौले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है। जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूं। अब आपको बताते हैं दरअसल महायुति की जो ये महाजीत हुई है, उसके 5 बड़े कारण क्या हैं, 5 बड़ी वजह क्या रही इतनी बड़ी जीत हासिल होने की। आपने खुद सुना देवेंद्र फडणवीस को, लाडली बहना योजना, तो पहले नंबर पर तो यही आता है कि महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना जो है ये एक गेम चेंजर, खुद अजित पवार ने भी कहा कि ये गेम चेंजर योजना साबित हुई। दूसरा, ओबीसी वोट पर फोकस, खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा कि हमारे साथ ओबीसी समाज भी है, हमारे साथ मराठा समाज भी है।
तीसरा, विदर्भ के किसानों पर खास ध्यान दिया गया। देवेंद्र फडणवीस जो हैं खुद जब जा रहे थे विदर्भ में, कई बार वो गए, बैठक करते रहे, और चूंकि लोकसभा चुनाव में विदर्भ में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था बीजेपी को, तो विदर्भ पर फोकस किया, उन किसानों की समस्याएं सुनी, शिकायतें सुनी, और संघ के साथ तालमेल। चौथी बड़ी वजह, संघ के साथ तालमेल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से आरएसएस और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं तल्खी सामने आ गई, और नतीजे के बाद कुछ बयान भी ऐसे आए संघ के नेताओं की तरफ से जिसने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ दूरी हुई, उस दूरी को पाटने की कोशिश की गई और डैमेज कंट्रोल किया गया, और संघ के कार्यकर्ताओं को भी, जो कैडर, एक मजबूत कैडर किसी भी चुनाव में बड़ा योगदान रहता है बीजेपी की जीत के लिए। और पांचवा, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी। विपक्ष वही संविधान की कॉपी लेकर या अडानी अंबानी करता रहा, राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते रहे, महाराष्ट्र के मुद्दों को ज्यादा मजबूती से उछालना या शिंदे सरकार, महायुति की सरकार के खिलाफ जो बोलना, वो नहीं कर पाए, और उन मुद्दों को, जो मुद्दे लोकसभा चुनाव में चले थे, लोकसभा चुनाव में चल रहे थे, उन्हीं मुद्दों को रिपीट करते आए, तो मुद्दों की कमी नजर आई। और ये 5 बड़े कारण रहे, जिसमें से पहला बड़ा कारण महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना। महाराष्ट्र में 2 नारे भी हुए। योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ रहेंगे, पीएम मोदी ने कहा। दोनों नारे, दरअसल मकसद एक ही था। सीएम योगी ज्यादा आक्रामक तरीके से कहते रहे कि बट गए तो निर्ममता पूर्वक कट जाएंगे, बांग्लादेश का उदाहरण देते रहे, और पीएम मोदी ने कहा कि हम एक हैं तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। और ये नारे भी बहुत हद तक हिट रहे। ये माना जा रहा है कि इस जीत के पीछे की एक बड़ी वजह रहे कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान महायुति के प्रचार अभियान में जो दोनों नारों ने खूब काम किया, खूब चर्चा रही, और बीजेपी और महायुति की जो इस प्रचंड जीत के पीछे इन दोनों नारों का बड़ा योगदान माना जा रहा है। जो पहला नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, जो हरियाणा में भी दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, और वहां भी ये हिट साबित हुआ। और दूसरा नारा पीएम मोदी ने दिया, एक हैं तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। जाहिर है ये तमाम नारे और जीत के बड़े कारण, और जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार, तमाम जो शरद पवार माने जाते हैं राजनीति के चाणक्य, वो उनकी जो तमाम नीति है, रणनीति है, वो कारगर साबित नहीं हुई। और उद्धव ठाकरे भी, जो बाला साहब ठाकरे की इतनी बड़ी एम्पायर, जो उन्होंने इतनी जो ये साम्राज्य खड़ा किया था, आप समझिए राजनीतिक तौर पर भी, वो राजनीति में कभी सक्रिय तौर पर नहीं आए, लेकिन उद्धव ठाकरे जब सीएम बने उसी वक्त से पतन शुरू हो गया, और पार्टी आज इस स्थिति में है कि 2 भाग में बढ़ चुकी है, और असली शिवसेना जनता भी कह रही है कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 वरिष्ठ सहयोगी। आलोक मेहता जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज़ के, और साथ ही अरविंद मोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है। समीर बाकरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। समित सिंह मान है, कांग्रेस प्रवक्ता, और सीमा मलिक हैं, एनसीपी शरद गुट की प्रवक्ता। गौरव चाचरा हैं, एसपी प्रवक्ता, और आलोक मेहता जी और अरविंद जी हैं। लेकिन सबसे पहले मोहन कर्मकार भी हैं, जेएमएम प्रवक्ता, चूंकि झारखंड का भी यहाँ जिक्र करना जरूरी है, लेकिन महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। मलिक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। क्या शरद पवार की तमाम जो रणनीति है वो धरी की धरी रह गई? चूंकि शरद पवार एक ऐसी शख्सियत माने जाते हैं कि राजनीति में अगर उन्होंने कोई कार्य योजना बना दी, कोई रणनीति बना दी, तो वो कारगर रहती ही रहती है, लेकिन इस बार भतीजे ज्यादा भारी पड़ गए। देखिए, भतीजे ज़्यादा भारी पड़ गए या जो भी कुछ होगा, इसके एनालिसिस तो हम लोग करेंगे बाद में कि ऐसा क्यों हुआ। इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड, एंड मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग कि ऐसा कोई रिजल्ट आएगा। शायद सभी के लिए बहुत बड़ा मतलब वो था सेटबैक। और देखिए, जिस तरह से ये चीज़ें हुई, मतलब शायद हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। और जहाँ तक शरद पवार जी की बात है, ये तो बात है कि आज तक कभी हमने उनको मतलब हारते हुए नहीं देखा। फ्रैंकली, अगर कोई मतलब कैसी भी चीज़ हो, जितनी भी मुश्किल हो, बट जनरली वो मतलब हमेशा उन्होंने मतलब उठाया ही है चीज़ों को। एंड एक देश के बहुत बड़े नेता हैं, तो एक छोटी सी चीज़ से मतलब कुछ ओपिनियन नहीं बना लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी सी हार से कांग्रेस के साथ जाना, कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो दे देना, ज्यादा सीटें दे देना, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी फेल हो गई।
देखिए हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, आई थिंक दे विल सिट टुगेदर एंड डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आज जो एक डिविसिव पॉलिटिक्स थी, या जो भी मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुत्व का मुद्दा जो था, जो वो नारे थे बटेंगे तो कटेंगे, या एक लाडली बहन योजना थी जिसमें कि आई थिंक मतलब आप नहीं तो they were- आपने भी तो 3,000 देने की बात की थी। नहीं, हाँ हमने बात करी थी, तो हम कह रहे हैं कि मैं तो इससे तो एक एनालिसिस कर रही हूँ कि शायद ये मुद्दे जो हैं वो ज्यादा भारी पड़ गए, जो रियल इश्यूज थे महाराष्ट्र के, ठीक है। जो मतलब फार्मर्स के जो इश्यूज थे, और जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन था, शायद शायद ये जो इन नारों की मतलब ये बटेंगे तो कटेंगे के जो नारे थे, शायद उनमें खो गए ये मुद्दे कहीं। ठीक है। तो इसका तो दुख है हमें, मतलब कि ऐसा क्यों हुआ है, तो समित सोचने ठीक है, वाली समित बात है। समित जी, जी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तो ऐसा है कि वो आप समझिए कि 15% के करीब स्ट्राइक रेट। अगर स्ट्राइक रेट हम दिखा सकें, एक बार मैं वॉल पर जाता हूं, एक बार स्ट्राइक रेट जरूर उसकी चर्चा जरूर यहां पर होनी चाहिए। स्ट्राइक रेट जरूर दिखाना यहाँ जरूरी है कि स्ट्राइक रेट क्या है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आप स्ट्राइक रेट दिखाइए, स्क्रीन पर रखिए स्ट्राइक रेट। और ये जीत हार का स्ट्राइक रेट ही बहस की एक बहुत बड़ी वजह है। बीजेपी 85%, शिवसेना 70%, एनसीपी 64%, कांग्रेस 22%, शिवसेना यूबीटी 19%। स्क्रीन पर रखिए इसको। एनसीपी आप समझिए कि शरद गुट 15% और कांग्रेस करीब करीब 22%। ये स्ट्राइक रेट है समित जी। आप अंदाजा लगाइए कि ये जीत एक होती है या हार होती है, ये तो बेहद शर्मनाक हार हो गई। नहीं देख नमस्कार। सकता, स्क्रीन भारतीय पे नहीं आ राज रहा, मगर जैसे आप बता रहे हैं, पहले तो आप सारे लोगों को बधाई देना चाहूंगा जो झारखंड में हमारी जीत हुई है। और स्ट्राइक रेट वहां का भी देखिए, वहां कांग्रेस की और जेएम की, इंडिया अलायंस की दोबारा कितनी सीटें आई हैं और दोबारा से उन्होंने सरकार बनाई है, उसको देखिए। एक आपने स्टार्टिंग में बात कही थी कि दोबारा से म्यूति को लोगों ने मैंडेट दिया है, ये सच नहीं है। पिछली बारी लोगों ने म्यूति को मैंडेट नहीं दिया था। सरकार तोड़ के, पार्टियां तोड़ के सरकार बनाई गई थी। हाँ, इस बार लोगों ने भाजपा के को वोटें दी हैं, भाजपा ने सरकार बनाई है और ये साफ नजर आ रहा है। और हमारे जो एजेंडे थे, जिस मुद्दों पे लोगों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिन मसलों के लिए हम लोगों के बीच में गए, शायद हम आपका जो ग्राउंड पे संविधान नहीं की ले जा कॉपी पाए। लहराना, हाथ में लेकर अडानी अंबानी, ये सब बहुत पुराने से चल रहा है। ये लोगों ने अब कह दिया कि नहीं, अब ये नहीं चल रहा है, ये नहीं ऐसा चलने नहीं वाला है। इस पिछली हफ्ते या डिपार्टमेंट जातीय ऑफ जस्टिस जनगणना का की बात 2000 आप करोड़ करते का हैं, तो ये अडानी अभी भी अडानी आप पे नहीं मान 2000 रहे हैं कि करोड़ ये का, नकारा जा रहा है। कैसे कह सकते हैं आप? 2000 करोड़ का एलिगेशन आप साफ करना चाहते हैं नहीं, अडानी पे, आप जो ये बढ़ रहे- नतीजों को हम मानेंगे कि हम आपके एलिगेशन को लोगों ने नकार दिया ना। आप झारखंड के मानिए, झारखंड के नतीजे को भी मानिए, महाराष्ट्र को भी मानिए, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 2000 करोड़ एलिगेशन को मानिए। बहुत सीरियस एलिगेशन है, उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस मुद्दे को लड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, कास्ट सेंसस का मुद्दा है, शायद हम लोगों को नहीं समझा पाए। अंबेडकर साहब को भी बहुत टाइम आप लगा था। हरियाणा में किसी नहीं भी समझा social पाए, change- आप फिर जम्मू कह रहे हैं कश्मीर में महाराष्ट्र समझा में नहीं पाए। समझा पाए, तो समझाने की भाषा या तो फिर बदलिए। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हमें बहुत सीटें मिली थी। जो इस बारी कमियां होंगी उसको ठीक करेंगे, मगर इससे मतलब ये नहीं हम अपने किसी मुद्दे से पीछे हटेंगे। लोगों के आपको हक लग रहा की है कि ये लड़ाई मुद्दे कांग्रेस अभी लड़ भी रही है। कारगर हैं। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत पर पीएम मोदी का पोस्ट आया।